नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2025 एंड आज के इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज के द हिंदू में मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे है। इन सबको हम डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है वर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक है एंड ऑफ स्पेकुलेशन, जो कि जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड टॉपिक है न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जीएस 2 एंड 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ टॉपिक है हमारा आदित्य L1, जो कि जीएस 3 साइंस एंड टेक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि कोरागा ट्राइब, अब्राहम अकॉर्ड और यूएन वाटर कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बस अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ। ये आर्टिकल हरियाणा इलेक्शन में फेक वोटर्स के आरोप और इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के अंदर इस्टेब्लिश की गई है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना अक्रॉस द कंट्री फॉर पार्लियामेंट, फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ईसीआई के फंक्शनिंग का मेन प्रिंसिपल है यहाँ पे ट्रांसपेरेंटी और इम्पार्शियलिटी। लेकिन अगर कमीशन ओपेक हो जाए तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर का कोर पार्ट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट में रिअफर्म किया है। इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना सिर्फ लीगल ड्यूटी नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक एथिक्स का पार्ट भी है। आर्टिकल 19(1)(a राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को, क्योंकि सिटीजन्स को इलेक्टोरल डेटा तक का एक्सेस मिलना उनका डेमोक्रेटिक राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 38 एंड 39 भी एक ट्रांसपेरेंट और इक्वल गवर्नेंस मॉडल को प्रमोट करता है। इलेक्शन रिलेटेड सीक्रेसी सिर्फ वोट चॉइस तक लिमिटेड होनी चाहिए, बाकी प्रोसेस पब्लिक होना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में ईसीआई की क्रेडिबिलिटी एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इशू बन गई है। अगर वोटर रोल्स बूथ रिकॉर्डिंग और डेटा ओपेक रखते हैं तो सिटीजन्स के बीच सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट बढ़ता है। इसलिए अगर रिफॉर्म का मेन फोकस होना चाहिए ओपन एक्सेस टू इलेक्टोरल डेटा, अकाउंटेबल प्रोसेसेस और सीक्रेसी सिर्फ वोट चॉइस तक ही लिमिटेड होनी चाहिए। बाकी और इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आर्टिकल का मेन कंसर्न है कि ईसीआई अपने फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे। सिर्फ वोटर का वोट चॉइस सीक्रेट रहना चाहिए यहाँ पे, लेकिन किसने वोट दिया और किसने नहीं, वो डेटा यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए। जब सिटीजन्स को इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के रियल फिगर्स दिखेंगे, तभी प्रोसेस फेयर और अकाउंटेबल लगेगा। डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ तभी होता है जब लोगों को सिस्टम पर भरोसा हो, और वो भरोसा तभी बनता है जब इंफॉर्मेशन ओपन होती है। आर्टिकल हाईलाइट करता है कि ईसीआई के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया है जब वोटर वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स पर जो कंप्लेंट्स होती है, जैसे डुप्लीकेशन, घोस्ट वोटर्स या मिसिंग नेम्स, तो ईसीआई उन्हें प्रोसीजरल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर देता है। ये आर्ग्यूमेंट लीगल लगते हैं पर पब्लिक फेथ रीगेन नहीं करते। डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है जब सिटीजन्स इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी पर डाउट करते हैं। ईसीआई का डिफेंसिव स्टेंस और ओपेक फंक्शनिंग पब्लिक सस्पिशन को यहाँ पे बढ़ा रहा है। जब इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्डिंग और डेटा पब्लिक नहीं किया जाता तो लोगों को लगता है कि कुछ यहाँ पे छुपाया जा रहा है। कांग्रेस के एलिगेशंस भी इसी पर बेस्ड है। आर्टिकल कहता है कि अगर ईसीआई को अपना इंटीग्रिटी प्रूव करना है तो बूथ लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज करनी चाहिए यहाँ पे। ये आर्टिकल सबसे इफेक्टिव तरीका होगा ट्रांसपेरेंसी और फेथ रिबिल्ड करने का। ईसीआई ने वोटर प्राइवेसी के नाम पर डेटा और वीडियो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये जस्टिफिकेशन गलत है। वोटर प्राइवेसी का मतलब सिर्फ ये है कि वोटर ने वोट किसको दिया है।
वो सीक्रेट रहे। लेकिन किसने वोट दिया है, या मल्टीपल एंट्रीज है या नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिकली होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस के इसेंशियल वैल्यूज है, और इन्हें प्राइवेसी के एक्सक्यूज से के पीछे हाइड करना मतलब सही नहीं है यहाँ पे। आर्टिकल कॉन्क्लूड करता है कि ईसीआई को अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करनी चाहिए। सिर्फ वोट का चॉइस सीक्रेट रहे, बाकी पूरा प्रोसेस ओपन रहना चाहिए। इलेक्टोरल रोल्स, बूथ फुटेज और पार्टिसिपेशन डेटा पब्लिक करने से ही ट्रस्ट रिबिल्ड होगा। ट्रांसपेरेंसी से ही पब्लिक का फेथ जो है यहाँ पे ईसीआई और डेमोक्रेसी दोनों में स्ट्रांग बनेगा। यही इलेक्टोरल रिफॉर्म का रियल डायरेक्शन है। सेकंड आर्टिकल है हमारा एंड ऑफ स्पेकुलेशन। ये आर्टिकल एक एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में है, जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज करने में डिले किया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एविएशन सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं। अब एयर इंडिया भारत की सबसे पुरानी और आइकॉनिक एयरलाइन है, जिसे ओरिजिनली टाटा ग्रुप ने 1932 में स्टार्ट किया था। ये एयरलाइन इनिशियली टाटा एयरलाइंस के नाम से चली, और इसको 1946 में इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया रखा गया। बाद में ये नेशनलाइज्ड हुई और 2022 में फिर से टाटा ग्रुप ने के कंट्रोल में आ गई। आज एयर इंडिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स पर एक मेजर कैरियर के रूप में काम करती है, और इसके मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स जैसे फ्लीट रिन्यूअल और सर्विसेज अपग्रेडेशन पर भी फोकस है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक मॉडर्न वाइड बॉडी जेट है, जिसे बोइंग कंपनी ने 2011 में कमर्शियल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया था। ये एयरक्राफ्ट अपने एडवांस कंपोजिट स्ट्रक्चर और फ्यूल एफिशिएंसी और डिजिटल कॉकपिट सिस्टम के लिए जाना जाता है। अब तक 1175 से ज़्यादा ड्रीम लाइनर्स दुनिया भर के एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, जो एवरेज 12 घंटे डेली फ्लाई करते हैं। इस मॉडल को वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, और इसके इंजन फेल्यूर या ड्यूअल इंजन शटडाउन के केसेस टेक ऑफ फेज में बहुत रेयर होते हैं। इंडिया में एविएशन एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी करती है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के अंडर काम करती है। इनका काम होता है कि एक्सीडेंट के हर टेक्निकल, मैकेनिकल और ह्यूमन फैक्टर का एनालिसिस करके ट्रांसपेरेंट फाइनल रिपोर्ट रिलीज करना। लेकिन अक्सर इंडिया में ये रिपोर्ट डिले होती है या कभी पब्लिक नहीं होती, जिससे एविएशन ट्रांसपेरेंसी पर यहाँ पे सवाल उठते हैं। 12 जून 2025 को एक हॉरिफाइंग एविएशन ट्रेजेडी हुई, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में 241 पैसेंजर बोर्ड पर थे, जिनमें से सिर्फ एक पैसेंजर की जान यहाँ पे बची। बाकी सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे, और इस तरह इस क्रैश में ग्राउंड पर मौजूद 19 लोगों की जान भी गई थी। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पहले मेजर फेटल जो क्रैश था सिंस इट एंटर्ड कमर्शियल सर्विसेज। इस ट्रेजिक इंसिडेंट ने भारत के एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और पायलट ट्रेनिंग सिस्टम को भी इस पे भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्रैश होने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिस इन्फॉर्मेशन और स्पेकुलेटिव थ्योरीज का फ्लड आ गया। यूट्यूबर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर ने अपनी अपनी एनालिसिस के नाम पर ऐसे नरेटिव स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिससे पब्लिक फियर और डिस्ट्रस्ट बढ़ गया पब्लिक का। कुछ ने कहा कि बोइंग 787 के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में कुछ ग्लिच था, तो कुछ ने एयर इंडिया के मेंटेनेंस और क्रू एरर को ब्लेम किया। आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सब थ्योरीज असल सच से ध्यान हटाने वाली है। ऑथर कहता है कि ट्रस्ट को डाइवर्ट करने में मीडिया और सरकार दोनों ने यहाँ पे रोल प्ले किया, स्पेशली जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अब तक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज नहीं की। एविएशन मिनिस्टर ने क्रैश के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक ट्रांसपेरेंट और इमीडिएट रिपोर्ट रिलीज की जाएगी, जिससे पब्लिक को सच पता चले। लेकिन महीने बीत गए और फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे अब तक रिलीज नहीं हुई। ऑथर का कहना है कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को 100 डेज से ज़्यादा नहीं लगता, पर फिर भी मिनिस्ट्री ने डिले किया, जिससे ये लगता है कि जैसे सच को छुपाया जा रहा है यहाँ पे। इस डिले से इंडियन एविएशन क्रेडिबिलिटी
और ज़्यादा वीक हो रही है, और लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बन रहा है कि सरकार एक्सीडेंट को यहाँ पे वाइट वॉश कर देती है। आर्टिकल के फाइनल पार्ट में ऑथर मिनिस्ट्री को वार्न करता है यहाँ पे, और कहता है कि अगर ये डिले चलता रहा तो पायलट्स के लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जब एक पायलट कॉकपिट में यहाँ पे होता है तो उसका 100% फोकस फ्लाइट सेफ्टी पर होना चाहिए। लेकिन अगर उनके माइंड में कांस्टेंट फियर हो कि उनके एयरक्राफ्ट के सिस्टम अनरिलायबल है, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन उनकी परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग पर डायरेक्ट इम्पेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री को तुरंत फाइनल रिपोर्ट रिलीज करनी चाहिए और ये क्लियर करना चाहिए कि क्रैश इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर या मेल फंक्शन से हुआ है या फिर किसी और वजह से। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही पब्लिक ट्रस्ट और एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को रीस्टोर कर सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आर्टिकल इंडिया के न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, जिसमें फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन जैसे नए बायोटेक बेस्ड फूड का रोल समझाया गया है, ताकि देश फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल कर सके। दोस्तों, फंक्शनल फूड वो फूड होते हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। जैसे विटामिन इनरिच्ड राइस या ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क्स। ये फूड्स कई एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रीजेनोमिक्स, बायो फोर्टिफिकेशन, 3D फूड प्रिंटिंग और बायो प्रोसेसिंग। इसी के साथ स्मार्ट प्रोटीन एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रोटीन प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि ट्रेडिशनल मीट या डेयरी पर डिपेंडेंस कम हो। ये प्लांट बेस्ड फर्मेंटेशन ड्राइव्ड और कल्टीवेटेड मीट के फॉर्म में अवेलेबल है। इंडिया के लिए ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे देश में अभी भी न्यूट्रिशन गैप है। और हम रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में हमें प्रोटीन इंटेक अर्बन एरिया से कम होता है। एंड जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बदल रही है। अब लोग सिर्फ फीलिंग नहीं, बल्कि नरिशिंग फूड चाहते हैं। इसीलिए इंडिया को फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा, जिसमें फूड सिर्फ कैलोरीज नहीं, बल्कि प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से रिच हो। लेकिन चैलेंजेस ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल भी हो, बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए, और क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा मतलब क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे और ज़्यादा ना बढ़ाए। ये पूरा एरिया फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन अब इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने इसके लिए फंडिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। ग्लोबल लेवल पर प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री $85 बिलियन से $240 बिलियन तक 2030 तक यहाँ पे पहुंच सकती है। इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस और बायोटेक कैपेसिटी के साथ इस मार्केट का मेजर सप्लायर बन सकता है। अब यहाँ पे आर्टिकल में बोला गया है कि जैसे जैसे वर्ल्ड हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। और फूड इंडस्ट्री में, मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल फूड है और स्मार्ट प्रोटीन है, वो एक तरीके से फूड इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। एंड फंक्शनल फूड बेसिकली इनरिच्ड फूड है होते हैं, जिनमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, वो क्रॉनिक डिजीज को प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे, एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। ये फूड्स सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से मेडिसिन थ्रू फूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आए हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्रोटीन्स एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स है ट्रेडिशनल एनिमल प्रोटीन के लिए। ये प्रोटीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और क्रूल्टी फ्री भी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेग्यूम्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स से मतलब यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करके बनाए जाते हैं, ताकि वो एनिमल मीट जैसा टेक्सचर और टेस्ट दे सके। फर्मेंटेशन ड्राइव्ड प्रोटीन माइक्रोबियल सिस्टम के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कल्टीवेटेड मीट डायरेक्टली एनिमल सेल्स से ग्रो होती है, बिना किसी एनिमल को मार के। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये डेवलपमेंट और भी क्रूशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग अभी तक भी एक बड़ा चैलेंज है। अब लोगों को सिर्फ रोटी चावल नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हो। ये फूड हैबिट्स के साथ साथ पॉलिसी रिफॉर्म की भी डिमांड करता है। मतलब इंडिया को फूड सिक्योरिटी, सबको खाना मिले से आगे बढ़कर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब हेल्दी और बैलेंस डाइट
फूड मिले यहाँ पे की तरफ मूव करना होगा। गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में स्टेप लिए हैं। डीबीटी और बीआईआरएसी के थ्रू बायो ई3 पॉलिसी में फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन को प्रमोट किया जा रहा है। ये पॉलिसी हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंटीग्रेट करती है। अगर इंडिया इस फील्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो ग्लोबल प्लांट बेस्ड फूड मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकता है, जिसका एस्टिमेटेड वर्थ टू 2030 तक जो है $240 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को, आदित्य L1। ये आर्टिकल आदित्य L1 मिशन के विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC पेलोड द्वारा की गई पहली बार सन के बहुत करीब कोरोनल मास इजेक्शन CME की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के बारे में है। आदित्य L1 भारत का सबसे पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसे इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया था। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सन अर्थ के लैग्रांज पॉइंट L1 पर इसको प्लेस किया गया है। इस जगह से एयरक्राफ्ट को सन का यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं होता, 24 घंटे सन का यहाँ पे व्यू मिलता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य कभी सेट नहीं होता, मतलब छुपता नहीं है सूर्य। एंड आदित्य L1 लगातार 5 साल तक सन को यहाँ पे लगातार ऑब्जर्व करेगा, उसके आउटर एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स को समझेगा। आदित्य L1 मिशन में टोटल 7 साइंटिफिक पेलोड्स है, जिसमें से एक है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डिजाइन किया है। ये पेलोड विजिबल वेवलेंथ रेंज में सन के कोरोना के एमिशन लाइंस को ऑब्जर्व करता है। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट पेलोड है जिसके थ्रू साइंटिस्ट यहाँ पे सन के बहुत करीब कोरोनल मास इजेक्शन CME का स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा रिकॉर्ड किया है। ये कोलैबोरेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और नासा के बीच हुआ है। आदित्य L1 के प्लेसमेंट का मेन एडवांटेज ये है कि ये L1 पॉइंट पर फिक्स्ड रहता है, जहां सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट को एक स्टेबल ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिलता है। L1 पॉइंट उन 5 लैग्रांज पॉइंट में से एक है जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच बनते हैं। उनमें से L1, L2, L3 अनस्टेबल पॉइंट है, जहां कांस्टेंट एडजस्टमेंट चाहिए होती है, जबकि L4 एंड L5 स्टेबल पॉइंट है। आदित्य L1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को स्टडी करना। फोटोस्फेयर वो लेयर है जो सन के विजिबल सरफेस है, मतलब क्रोमोस्फेयर उसके ऊपर वाली सरफेस है जहां बर्निंग गैसेस होती है, और कोरोना सबसे आउटर लेयर होती है जो प्लाज्मा से बनी होती है। ये लेयर ही सोलर फ्लेयर, सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो अर्थ तक इम्पैक्ट कर सकती है। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट ने नासा के साथ मिलकर आदित्य L1 के यहाँ पे VELC इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एक रिमार्केबल डिस्कवरी की है। उन्होंने पहली बार विजिबल वेवलेंथ में कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व किया है, और वो भी सन के सरफेस के बहुत करीब। ये ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक यहाँ पे फॉर्म में की गई है, जिससे साइंटिस्ट को CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन के क्रूशियल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, स्पीड और प्लाज्मा कंपोजिशन का एक्यूरेट एस्टिमेशन मिल सकता है। कोरोनल मास इजेक्शन असल में सन के आउटर एटमॉस्फेयर से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के मासिव बर्स्ट होते हैं। यहाँ पे जब ये अर्थ की डायरेक्शन में आते हैं तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स और अरोरास पर असर पड़ता है। आदित्य L1 के BELC इंस्ट्रूमेंट से मिलने वाले डेटा से साइंटिस्ट इस फिनोमिना के ओरिजिन और डायनेमिक्स को समझ पाएंगे, ताकि हम स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को यहाँ पे और इम्प्रूव कर सके। ये मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक ब्रेक थ्रू है। इसरो अब नासा और ESA के बाद तीसरी स्पेस एजेंसी बन गई है जिसके पास L1 पॉइंट पर एक ऑब्जर्वेटरी है। इससे इंडिया को सोलर रिसर्च में एक नया डायमेंशन मिला है। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के थ्रू साइंटिस्ट अब सन के चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और एमिशन को इम्पैक्ट करने वाले रियल टाइम में स्टडी कर सकेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरागा ट्राइब।
ये आर्टिकल कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में है, जो कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में रहती है और जिनकी कल्चर, लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस उन्हें एक यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी देते हैं। दोस्तों, कोरागा एक इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी है जो मेनली दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और कसारागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में बसते हैं, मतलब रहते हैं। ये कम्युनिटी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं। 2011 सेंसस के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन इस ट्राइब की मतलब 1582 थी, जिसमें से 778 मेल्स और 804 फीमेल्स थी। ये कम्युनिटी एक एंशियंट और कल्चरली रिच ग्रुप है जिनकी अपनी लैंग्वेज, लाइफस्टाइल और कस्टम्स है। कोरोगा लोग अपनी लोकल लैंग्वेज कोरोगा भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कई लोग तुलु लैंग्वेज भी बोलते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वेस्ट एक्टिविटीज़ है। ये लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट जैसे बास्केट मेकिंग के लिए भी जाने जाते हैं। इनका कल्चर जो है फोक डांस, रिचुअल्स और ट्रेडिशनल म्यूजिक से भरपूर है, जो उनकी आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोरोगा कम्युनिटी एक मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम फॉलो करती है, मतलब प्रॉपर्टी और फैमिली लीनियज माँ के साइड से चलती है। इनके समाज में एक यूनिक क्लीन स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे बाली कहते हैं, जो इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। गांव का सबसे सीनियर पर्सन मोनप्पा कहलाता है, और जो पूरी कम्युनिटी का एक लीडर होता है और सबके वेलफेयर का ध्यान रखता है। इनके कल्चरल सेलिब्रेशंस और रिलीजियस इवेंट में ड्रमिंग और ट्रेडिशनल म्यूजिक म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ढोलू, बोट और ड्रम और फ्लूट इनके दो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ढोलू के रिदमिक बीट्स उनके फेस्टिवल्स, डांस और रिचुअल्स का यहाँ पे सोल होते हैं, जो कोरोगा कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोरवा कम्युनिटी का ओरिजिन बहुत पुराना है और ये साउथ इंडिया के कुछ लिमिटेड एरियाज तक सीमित है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने उन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये लोग सोशली और इकोनॉमिकली वल्नरेबल है। इनका स्मॉल पॉपुलेशन साइज और ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल उन्हें मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से दूर रखता है, लेकिन वहीं उनकी कल्चर की ओरिजिनलिटी को भी बनाए रखता है। हाँ, इसके लाइवलीहुड का बेस नेचर है। यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट से अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। इनके हैंडमेड बास्केट और बैम्बू क्राफ्ट काफ़ी फेमस है। ये लोग अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में ड्रम और फ्लूट बजाकर डांस करते हैं, जिससे उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड दिखाई देता है। कोरोगा समाज मैट्रिलिनियल सिस्टम और बाली क्लीन स्ट्रक्चर उनकी सोशल फैब्रिक का एक इंटीग्रल पार्ट है। मोनप्पा, जो सबसे सीनियर मेंबर होता है, कम्युनिटी के डिस्प्यूट सॉल्व करता है और रिचुअल्स कंडक्ट कराता है। धोलू और बोट के बीट्स उनकी आइडेंटिटी को जिंदा रखते हैं, यानी कि ये सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि एक इमोशन है जो उन्हें उनकी रूट्स से जोड़कर रखता है। आज के मॉडर्न एरा में भी कोरोगा कम्युनिटी अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके वेलफेयर प्रोग्राम के लिए पीवीटीजी स्कीम के थ्रू उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, मतलब हो रही है कोशिश, ताकि इंडिजिनियस कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब्राहम अकॉर्ड्स। ये आर्टिकल बताता है कि कजाकिस्तान अब अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेगा, जिससे इसराइल और मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं और इसका रीजनल डिप्लोमेसी पर बड़ा असर है। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड एक लैंडमार्क पीस पीस एग्रीमेंट है जो 2020 में यूएसए के मीडिएशन से हुआ था। इसके थ्रू इसराइल ने पहली बार कई मुस्लिम मेजॉरिटी अरब देशों के साथ जो है अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। इसका नाम अब्राहम इसलिए रखा गया है क्योंकि अब्राहम एक ऐसे रिलीजियस फिगर है जिनको ज्यूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों कम्युनिटीज अपना एंसेस्टर मानते हैं, जिससे ब्रदरहुड और शेयर्ड हेरिटेज के सिंबल का जो मतलब सिंबल माना जाता है।
सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2020 में इसराइल के साथ फुल नॉर्मलाइजेशन अनाउंस किया, जिसके बाद बहरीन भी अकॉर्ड ज्वाइन कर कर गया, मतलब। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे, मतलब बाद में सूडान ने भी साइन किया, जब उससे यूएस के टेरर लिस्ट से हटा दिया गया। मोरक्को ने भी अकॉर्ड को साइन किया है, और जब यूएस ने उसके वेस्टर्न सहारा क्लेम को रिकॉग्नाइज कर दिया है, ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट में एक नए डिप्लोमेटिक, मतलब एरा की शुरुआत करते हैं, जहां अरब देश ग्रेजुअली पैलेस्टाइन इश्यूज और से अपना, मतलब अपने आप को अलग कर रहे हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि कजाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेगा। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेप है, क्योंकि कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, और इसका इंक्लूजन अकॉर्ड की रीच और लेजिटिमेसी दोनों को एक्सपेंड करता है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी बेनिफिशियल है। अब्राहम अकॉर्ड के बाद इंडिया ने अब बैलेंस मेंटेन किया है। इसराइल और अरब स्टेट्स दोनों के साथ अपने रिलेशंस को डीपन करते हुए, एंड इसी एनवायरनमेंट से एक नया स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स बना, जिसका नाम यहाँ पे I2U2, जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए शामिल है। इसका फोकस है एनर्जी, वाटर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, फूड सिक्योरिटी एंड स्पेस जैसे की सेक्टर में कोलैबोरेशन बढ़ा। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझे तो अब्राहम अकॉर्ड एक पीस फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर अरब और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इसराइल के साथ अपना फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पहले ये काफ़ी अनइमेजिनेबल था, क्योंकि पैलेस्टाइन इशू पर अरब वर्ल्ड एक यूनाइटेड फ्रंट रखता था, पर अब ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल इंटरेस्ट बदल रहे हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्टेबिलिटी सबके लिए एक ये मतलब सबके लिए प्रायोरिटी बन गए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अब्राहम अकॉर्ड ने एक परफेक्ट डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इंडिया इसराइल के साथ डिफेंस और इनोवेशन के एरियाज में काम कर सकता है, और यूएई, बहरीन जैसे देशों के साथ जो है ट्रेड और एनर्जी की फील्ड में भी पार्टनरशिप बढ़ा सकता है। I2U2 प्लेटफॉर्म इस कॉपरेशन को एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देता है, जहां इंडिया एक ग्लोबल कनेक्टर के रूप में उभर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड सिर्फ एक यहाँ पे पीस एग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक नया जियोपॉलिटिकल मॉडल है, जहाँ मतलब कोऑपरेशंस और शेयर्ड इंटरेस्ट आइडियोलॉजी से ऊपर आ रहे हैं। कजाकिस्तान का ज्वाइन करना इसका प्रूफ है कि रीजन में पीस और पार्टनरशिप की सोच और स्ट्रांग हो रही है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, यूएन वाटर कन्वेंशन। ये आर्टिकल बांग्लादेश के यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन करने के बारे में है, जिससे वो साउथ एशिया का पहला देश बन गया है जो ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस के ग्लोबल ट्रीटी का हिस्सा बना। इस कन्वेंशन का ऑफिशियल नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। ये कन्वेंशन 1992 में हेलेंस्की में अडॉप्ट किया गया था, और 1996 में इन्फोर्स हुआ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप UNECE के अंदर। इनिशियली ये रीजनल ट्रीटी थी, जो यूरोप और सेंट्रल एशिया तक लिमिटेड थी, लेकिन 2013 में एक अमेंडमेंट के बाद 2016 से ये सभी, मतलब यूएन मेंबर स्टेट के लिए ओपन हो गई है। मतलब कि ये एक ग्लोबल ट्रीटी बन गई है, जो शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन पर फोकस करती है। इस कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस, या डायरेक्टली सपोर्ट करता है एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को। कन्वेंशन के अंदर मेंबर कंट्रीज को कुछ मेजर ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं, जैसे ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन और अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन को प्रिवेंट करना, शेयर्ड वाटर का इक्विटेबल और रीजनेबल यूज करना, और नेशनल और ट्रांस बाउंड्री वाटर की पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना। इसके अलावा कन्वेंशन के तहत जॉइंट, मतलब बॉडीज और कमीशंस एस्टैब्लिश करने का भी यहाँ पे सिस्टम है, ताकि कंट्रीज शेयर्ड बेसिन को यहाँ पे जॉइंटली मैनेज कर सके। इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म UNECE सेक्रेटरिएट के थ्रू ऑपरेट करता है, जो इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करता है और मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ाता है। ये एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, मतलब ये एक एग्जिस्टिंग बायलैटरल ट्रीटीज को रिप्लेस नहीं करती,
बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 एंड और गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996। ये कन्वेंशन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट IWRM, रीजनल पीस बिल्डिंग और क्लाइमेट रेजिलियंट गवर्नेंस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसी से इंस्पायर्ड 1997 का यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन भी बना था, जो इसके साथ मिलकर इंटरनेशनल वाटर लॉ को स्ट्रेंथन करता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के रिसेंट डिसीजन की। 2025 में बांग्लादेश साउथ एशिया का पहला देश बना जो यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करता है। बांग्लादेश ने यह स्टेप लिया एक क्रिटिकल टाइम पर, जब उनके लिए वाटर स्ट्रेस और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रैपिडली बढ़ रही है। ढाका का हाइड्रोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। लगभग 90% रिवर इनफ्लो बाहर से आता है, मेनली इंडिया और चाइना से। मतलब अगर अपस्ट्रीम देश अपने प्रोजेक्ट्स बदलते हैं तो बांग्लादेश पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बांग्लादेश के डिसीजन के पीछे एक मेजर रीजन था अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट का कंसर्न। चाइना का मोउटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यारलुंग एंड तांसपो ब्रह्मपुत्र, और इंडिया के साथ तीस्ता रिवर पर अनरिजॉल्व्ड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट ने ढाका को यहाँ पे मजबूर किया कि वो एक ग्लोबल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क का हिस्सा बने। बांग्लादेश के लिए ये कन्वेंशन एक प्लेटफॉर्म बन गया जहां वो अपनी ट्रांस बाउंड्री वाटर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सके और क्लाइमेट इंड्यूस्ड रिस्क को जॉइंटली एड्रेस कर सके। अब बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। इंडिया अभी तक इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। उसका कहना है कि मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स बायलैटरल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं और नेगोशिएशंस फ्लेक्सिबिलिटी काम कर देते हैं। इसलिए इंडिया मतलब यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी और गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जैसे बायलैटरल और बेसिन लेवल ट्रीटीज को यहाँ पे प्रेफर करता है। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में साउथ एशिया के लिए ये एक रीजनल कोऑपरेटिव मैकेनिज्म जरूर है, क्योंकि ताकि मतलब यहाँ पे शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज पर कॉन्फ्लिक्ट की बजाय कोलैबोरेशन हो सके। बांग्लादेश का यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन करना एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव है जो उसके एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस दोनों को एड्रेस करता है। ये स्टेप साउथ एशिया के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है जहां ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट अब सिर्फ बायलैटरल इशू नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन रहा है। तो दोस्तों, आज का द हिंदू एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल द यूपीएससी टाइम्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।